ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर आज जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, एंजाइम की स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो एंजाइम देखो क्या होते हैं। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। ठीक है। बायो कैटलिस्ट का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बायो का मीन्स है लिविंग, कैटलिस्ट मीन्स कैटलिस्ट, मतलब ये जो कैटलिस्ट होंगे ये कहाँ पे काम करेंगे, ओनली लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो लिविंग सिस्टम के अंदर जो ये एंजाइम होते हैं ये क्या करवाएंगे, काफ़ी टाइप्स की बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलेंगे। समझ में आया। तो एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम ज़्यादातर क्या होते हैं, हमें पता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 15,000 यूनिट से लेके 10 लाख तक होता है। ठीक है। 10 लाख यूनिट तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यानी हाई मॉलिक्यूलर मास के ये जो सब्सटेंस होते हैं या बायोमोलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स बोलेंगे। समझ में आई इतनी बात। ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको अलग अलग टाइप के एंजाइम्स दिए होंगे। ठीक है। उनका अलग अलग काम दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक की, क्योंकि यही बताएगा कि जो एंजाइम के अंदर किस टाइप के जो मेन फीचर होते हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है, वैसे तो हमें इसमें डेफिनेशन ही करनी है, फिर हमें जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम दे रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है कि मतलब कौन सा एंजाइम किस टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, अगर ये ना हो तो कई जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, या होगी तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इन्हीं के कारण क्या है, जो लिविंग सिस्टम है वो अच्छी तरह वर्क करता है। समझ में आई बात। तो इसके अंदर जो आपसे मेन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे या इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ठीक है। कि इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करवाएगा, तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही देखेंगे कि कौन सा एंजाइम किस टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। ठीक है। तो सबसे पहला फीचर हम यही देख लेते हैं कि जो एंजाइम होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है कि एंजाइम जो होते हैं ना वो एक एंजाइम एक ही टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा। ऐसे नहीं है कि एक ही एंजाइम सारी हर टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करवा दे। मतलब एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक होगा नेचर में। ठीक है। ये बात क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेके चलो, एग्जाम्पल के अंदर अगर आप बात करो, यूरिया दी हुई है। ठीक है। अगर आप यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करवाओ, ठीक है, जब आप यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा, क्या होगा, अमोनिया और CO2 निकलेगी। ठीक है। तो इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो होगा यूरिएज। मतलब यूरिएज एंजाइम ओनली यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कराएगा। अगर आप यहाँ पे ले लो एन मिथाइल यूरिया, क्या ले लिया, एन मिथाइल यूरिया, तो ये एंजाइम है ना इसको नहीं पहचानेगा, कौन सा, यूरिएज। ये इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा। भाई हमें नहीं मतलब, हमें ओनली यूरिया के लिए बनाया नेचर ने। ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है नेचर में। क्लियर हुआ। इस तरह आपको कई एंजाइम दे रखे हैं, जैसे माल्टेज है। क्या है, माल्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है। माल्टोज को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है। इसी तरह जो लैक्टोज होती है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाता है कौन सा एंजाइम, लैक्टेज, जो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और गलेक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा है क्या, सुक्रोज। सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस करता है वो कौन सा एंजाइम होता है भाई, इनवर्टेज। इनवर्टेज क्या करता है, जो सुक्रोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ना ये बातें। इसी तरह जो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन दे रखी है, यहां से जो क्वेश्चन निकलेंगे ना वो कोई एंजाइम का ही पूछेंगे। प्रोटीन को जो पेप्सिन एंजाइम सुना है आपने, पेप्सिन स्टोमक में होता है ना, या जो ट्रिप्सिन है, दोनों का एक ही काम है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इसको अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया।
इसी तरह आपने स्टडी किया था माल्टोज बनती है किससे, स्टार्च से। स्टार्च का अगर आप क्या करो, डाइएस्टेज एंजाइम का यूज करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, माल्टोज मिलेगी। पढ़ी थी ना, माल्टोज बन रही थी, वहाँ शायद हमने एक थोड़ी मिस्टेक की है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये एंजाइम पूछेंगे आपसे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है ना, कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ये एंजाइम क्या है, एक स्पेसिफिक जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करवा रहे हैं। ऐसे नहीं है लैक्टोज को ग्लूकोज लेक्टोज में तोड़ने के लिए आप इन्वर्टेज डाल दो, काम नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है नेचर में। समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, वो देखते हैं। स्पेसिफिसिटी क्लियर है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो अपने को दिए, क्या होती है, सेकंड एफिशिएंसी की बात करते हैं। क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, उसकी कैपेसिटी। एंजाइम जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हाईली एफिशिएंट, कैपेबल होंगे इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा के अंदर भी वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। वो कोई भी जो रिएक्शन है ना, उसकी रेट को क्या कर देंगे, 10⁻20 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें होगी, एक तो अमाउंट की बात होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ना कि ओनली यानी स्मॉल अमाउंट के अंदर भी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वो क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻20 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में देखो जो अपने को दिए, एंजाइम जो होते हैं ना, वो क्या होंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करते हैं। ऑप्टिमम, ठीक है, टेम्परेचर, और अपने को क्या दिए, पीएच दे रखी है। समझ में आई बात। ये कह रहा है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमें पता है कितना होता है, जानते हो सभी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां तक एंजाइम अच्छी तरह काम करते हैं। बुक्स में कई में लिखा है कि ये 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छी तरह वर्क करते हैं एंजाइम। समझ में आई बात, ठीक है। और अगर आप पीएच की बात करो, ठीक है, तो ये पीएच जो है अपने को कितनी दे रखी है, इसने 7.8 तक दे रखी है, ठीक है, या कईयों में 7.2 भी लिखी होती है, ठीक है। रियल में आप देखोगे तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये लगभग क्या है, 1.5 से लेके जो 7.2 या 8 तक क्या है, अच्छी तरह वर्क करते हैं, क्योंकि स्टोमक में एसिडिक मीडियम होता है ना, ठीक है, उसमें भी एंजाइम काम करते हैं, पेप्सिन है, ठीक है। और फिर आगे कई जगह जो डाइजेशन होता है वो बेसिक मीडियम में भी प्रोसीड करता है। तो मतलब एंजाइम क्या है, इस पीएच रेंज के अंदर वर्क करेंगे। इससे कम या ज़्यादा होते ही एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह जो टेम्परेचर अगर इस रेंज से क्या होगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है 5th कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या दिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर बोलते हैं ना, कोफैक्टर या को एंजाइम, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम हमें पता है क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। जब एंजाइम किससे बाइंड होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ। किसके साथ है, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जब जुड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई आयन जुड़ गया, मैग्नीशियम जुड़ गया, कोबाल्ट जुड़ गया, कुछ और जुड़ गया, आयरन जुड़ गया, ठीक है, इस तरह के कुछ जुड़ जाते हैं।
तो उससे क्या होगी, जो एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है ना वो बढ़ जाती है, तो इसको कोफैक्टर या को एंजाइम बोलेंगे। समझ में आ गई। फिर इसने दिया सिक्स्थ इनहिबिटर एंजाइम के लिए। ये बातें पता होनी चाहिए। जो एंजाइम होता है ना, ये कह रहा है कि एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइम की जो क्या होगी, कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाएगी। कब स्टॉप हो जाएगी, कुछ एक सब्सटेंस की प्रेजेंस में। ठीक है, कुछ सब्सटेंस यानी सर्टेन जो सब्सटेंस इसने बताए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। उनको क्या बोलेंगे, ठीक है, समझ में आई बात, उनको क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, एंजाइम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, वो ब्लॉक दी एंजाइम। वैसे एंजाइम में होती है एक्टिव साइट, ठीक है, तो जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, वो उसको ब्लॉक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, ये अभी हम स्टडी करेंगे। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है। देखो, इनहिबिटर या इनको आप क्या भी बोल सकते हो, पॉइजन। मतलब जैसे किसी ने साइनाइड ले लिया, ठीक है, तो साइनाइड क्या, एक पॉइजन है, इनहिबिटर है। जैसे ही बोलेगा, लेते ही सारी बॉडी के अंदर मैसेज तो 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है। मैसेज 1 सेकंड में पहुंच जाएगा ना एंजाइम्स के द्वारा। तो यानी वो बता भी नहीं पाया मीठा था या कड़वा था। ठीक है, सारे के सारे एंजाइम की साइट ब्लॉक हो जाएगी सेकंडों में, माइक्रो सेकंड्स में, सेकंड में नहीं, माइक्रो सेकंड, खत्म। समझ में आई कहानी। तो अब देखते हैं कि एंजाइम वर्क कैसे करेगा। ठीक है, वो पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है। वैसे आपकी यहाँ पे दी नहीं है, ये बायो की चीज़ है ना, ठीक है, बायो का टॉपिक है वैसे एंजाइम, पूरी डिटेल नहीं दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, वो चैप्टर कट है। अगर आप एंजाइम को देखो, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एंजाइम है, हमने इसको क्या मान लिया, एंजाइम मान लिया। क्या ये एंजाइम है, तो प्रोटीन ही। ठीक है, जो एंजाइम की ये जो जगह अपने को दे रखी है, ठीक है, एंजाइम की जो ये अपने को, ठीक है, शांत, ठीक है, करे। तो इसके अंदर देखो, एंजाइम को अगर हम देख रहे हैं तो एंजाइम जो अपने को दे रखा है, हमें पता है ये प्रोटीन का एक हिस्सा है। अगर हम एंजाइम को ध्यान से देखेंगे तो एंजाइम का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, और ये एक्टिव साइट जो है ना, उसी के कारण क्या होता है, एंजाइम अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाता है, यानी वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये एक्टिव साइट होती है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, जैसे मान लो ये हम कार्बोक्सी ग्रुप मान ले। समझ में? जब ये एंजाइम के पास कोई भी सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट समझते हो, जिसको मतलब एंजाइम किसी चीज में कन्वर्ट करने वाला है, जिस रिएक्शन को वो कैटालाइज करने वाला है, जो रिएक्शन करने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जब इसके पास कोई भी जो सबस्ट्रेट आएगा, ठीक है, जैसे हम इसको इस तरह समझ लें, ये अपने को एंजाइम दे रखा है, ठीक है, ये है एंजाइम और ये है इसकी एक्टिव साइट। क्या दिए, ये एक्टिव साइट है, और इसके पास आया कोई सबस्ट्रेट, ये क्या, ये जब ये एक्टिव साइट के पास सबस्ट्रेट आएगा तो वो क्या होगा, उसी एक्टिव साइट पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, वो एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है, फिक्स होती है।
मतलब किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही कोई एंजाइम रिएक्ट करता है, ये हमने अभी देखा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये सबस्ट्रेट कहाँ पे आएगा, एक्टिव साइट पे आएगा, तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के कारण ये क्या है, एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है। कहाँ पे बाइंड हो जाएगा, एक्टिव साइट। ठीक है, जब ये एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, जो एंजाइम उसकी रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा, एंजाइम रिएक्शन करवाएगा ना, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा ना, तो उस प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो एक्टिव साइट के लिए क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट बनते ही उसको वहां से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। समझ में आई बात, प्रोडक्ट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्लियर हुआ। तो यानी एंजाइम जो है ना वो लॉक की मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट एक की है और एंजाइम एक तरह का लॉक है। जैसे किसी पार्टिकुलर लॉक के लिए एक पार्टिकुलर की होती है, उसी तरह किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, एक पार्टिकुलर एंजाइम होता है। समझ में आ गया। ठीक है, कर लोगे। तो एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो डिसोसिएट होके अपने को क्या देगा, एंजाइम और प्रोडक्ट देगा। कोई डाउट है इसमें? तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और एंजाइम की कुछ बातें आपको पता चल गई कि एंजाइम में क्या होते हैं, एक्टिव साइट होती है, और उस एक्टिव साइट पे क्या होते हैं, सर्टेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप पे क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। शॉर्ट में ऐसे करो अपनी तरफ से। ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट के क्या हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ गया। तो आपने इसी तरह एग्जाम में शो करना है कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट से जुड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, तो मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप में आपने क्या शो करना है कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा, एंजाइम वापस जनरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट में कर लोगे। तो ये इतना ही था एंजाइम, और इसमें कुछ नहीं है। समझ में आया। इसमें लॉक की मॉडल दिए हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिए हैं, तो वो आपके नहीं है, वो बायो के लिए होते हैं। ठीक है, बायो में पूछे जाते हैं। तो आपको तो बस जनरल आइडिया होना चाहिए या एंजाइम की नॉलेज होनी चाहिए। कर लोगे। देखो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड हमें पता है किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किसका होगा, सेल का। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ना। कितने टाइप के, 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक तरह का क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। क्या है ये, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें पता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी का मतलब समझते हो, अनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी में क्या होता है, हमें पता है जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, उनको एक जनरेशन से यानी 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब माता पिता के गुण जो संतान में जाते हैं ना, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड हमें पता है किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। वैसे न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम देखेंगे तो डीएनए और क्रोमोसोम दिए होते हैं ना। अगर आप क्रोमोसोम की बात करोगे तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, इन्हीं न्यूक्लिक एसिड की। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना,
ये क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोला है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होगी किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। यानी ये किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स इसकी क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ना। तो यानी जो डीएनए है अगर आपसे पूछा जाए उसका मोनोमर क्या होगा? ठीक है, यानी डीएनए किससे मिलके बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, यानी जब न्यूक्लियोटाइड्स, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड में देखें तो जब न्यूक्लिक एसिड का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जब न्यूक्लिक एसिड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या देगा? ये 3 कंपोनेंट देगा। कितने कंपोनेंट देगा? 3 कंपोनेंट्स देगा। देखो ध्यान से समझना, एक बार समझने में सारा क्लियर हो जाएगा। 3 कंपोनेंट्स के अंदर एक तो अपने को मिलेगी क्या? पेंटोज शुगर। क्या मिलेगी? ठीक है, सेकंड जो अपने को मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। और जो थर्ड मिलेगा वो अपने को एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलेगी जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। यानी एक तरह का आप उसको बोल सकते हो नाइट्रोजिनस बेस। क्या बोलोगे? नाइट्रोजिनस बेस। ये 3 कंपोनेंट मिलेंगे कोई भी न्यूक्लिक एसिड, यानी इन दोनों में से आप किसी भी न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में? इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तीनों कंपोनेंट को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसको? पेंटोज शुगर को। ठीक है, तो देखो पेंटोज शुगर, जो शुगर होती है ना, ये पेंटोज शुगर, ये 2 टाइप की होगी न्यूक्लिक एसिड में। कितने टाइप की दी हुई है अपने को? 2 टाइप की। ठीक है, 2 टाइप और इनके स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए। ठीक है, एक तो होती है इसमें राइबोज शुगर। कौन सी होगी? ये बीटा डी राइबोज शुगर। और दूसरी जो होगी वो होगी बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, डिऑक्सी राइबोज शुगर। समझ में आ गया? ये जो होती है ये डीएनए में प्रेजेंट होगी, डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, और ये किस में होती है? आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। दोनों बातें क्लियर? फार्मूला क्या होगा भाई इसका? अगर आप देखोगे तो C5H10O5 होगा। ठीक है, जबकि इसका जो फार्मूला होगा वो C5H10O4 होगा। समझ में आया? दोनों शुगर का अलग अलग होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा जाए राइबोज शुगर का तो हमें पता है ये कौन सी शुगर है भाई? बीटा, तो OH ऊपर आएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। समझ में आया? तो ये अपने को दे रखी है कौन सी? राइबोज शुगर। समझ में आ गया? बीटा डी राइबोज शुगर। क्लियर है? और जो दूसरी अपने को दे रखी है वो है डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, इस पे ऑक्सीजन नहीं है। किसमें? इसमें, इसलिए डिऑक्सी बोला। क्या? 2 डिऑक्सी। समझ में आ गया? ठीक है, बाकी सेम ही स्ट्रक्चर होगा। तो ये होगी डिऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है? एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप कोई भी न्यूक्लिक एसिड देखोगे, स्टडी कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, जो पेंटोज शुगर होती है ना, उनके कार्बन की जो नंबरिंग की जाती है तो उनको डेज दिया जाता है। 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज और 5 डेज। ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। जो शुगर के जो कार्बन एटम होंगे उनकी नंबरिंग इस तरह से की जाएगी, ठीक है। ये नंबरिंग ही हमें क्या है, डिफरेंस बताएगी इसके कार्बन का और नाइट्रोजिनस बेस जो है उसके कार्बन्स का, ठीक है। समझ में आ गया? पेंटो शुगर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया भाई अपने को, फॉस्फोरिक एसिड दिए, ठीक है। उसमें तो सिंपल ही है। सेकंड वन आ गया फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला H3PO4 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह होगा, इस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे, या तो इस तरह करना होगा, या आप ये सोचो कि इनके सभी प्रोटॉन रिमूव कर दो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में कई बार इस तरह लिखा होता है कि प्रोटॉन रिलीज किए होते हैं, समझ में आया? तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड हो गया, समझ में आ गया? थर्ड वन जो अपने को दिया है वो क्या है, नाइट्रोजिनस बेस दे रखे हैं, नाइट्रो बेसिस, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस की अगर हम बात करें तो ये दिए 2 टाइप्स के, कितने हैं, ठीक है। नंबर 1 जो दिए वो होते हैं प्यूरिन्स, क्या होते हैं, और नंबर 2 जो है वो है पिरिमिडिन्स। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इन पे। समझ में आया? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स की अगर आप बात करो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 2 मेंबर रिंग, यानी 2 रिंग मिलेगी, ठीक है। कितनी रिंग होती है इसमें, 2 रिंग होती है, ठीक है। एक तो होगी 6 मेंबर और दूसरी 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें किसका दिया अपने को, इसमें 2 दिए अपने को, एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड, इसके स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेंगे, समझ में आई बात? इसके स्ट्रक्चर नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। स्ट्रक्चर करने हैं, क्या करोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि स्ट्रक्चर करोगे ना तो तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता, ठीक है। ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, समझ में आई बात? ठीक है। यहाँ पे शायद कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ NH2 होना चाहिए, या उल्टा हो गया, यहाँ N आएगा, ठीक है, और यहाँ पे N आएगा, यहाँ NH2 है ना, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का। तो मतलब समझने के लिए ये कि इसमें 2 रिंग है, इसी तरह गुआनिन का स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ कीटो ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ एमिनो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेंगे, डीप स्टडी नहीं करनी इतनी, समझ में आई बात? कर लोगे? उसके बाद आपको पिरिमिडिन दे रखी है। पिरिमिडिन्स को अगर आप देखोगे तो ये 3 इन नंबर, 3 होती है। पिरिमिडिन कितनी होती है, 3, और प्यूरिन्स कितनी होती है, 2 इन नंबर, अगर आपसे पूछे तो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को 3 दे रखी है, कौन कौन सी है, एक है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक है। ये सिंगल मेंबर रिंग होते हैं, एक एक सिंगल रिंग मिलेगी, समझ में आई बात? कोई डाउट? ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करें किसे, C से, T से और U से। अब बात आती है कि अगर आप DNA की बात करो, ठीक है, अगर आपको DNA दिया है तो उसके अंदर कौन सी प्यूरिन होगी, DNA के अंदर जो प्यूरिन्स होगी वो कौन सी होगी, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन्स की बात करें, ठीक है, ये बातें छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो साइटोसिन एंड थाइमिन मिलेगी, समझ में आ गया? अगर RNA की बात करें तो उसके अंदर जो आपको प्यूरिन्स मिलेगी, ठीक है, वो कौन सी मिलेगी,
एडेनिन और गुआनिन। जबकि पिरिमिडिन्स जो मिलेगी, ठीक है, वो कौन सी मिलेगी, साइटोसिन और यूरासिल मिलेगी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, आया है कई बार एग्जाम में, कर लोगे, कॉमन बातें होगी तीनों कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं जैसे बेसिक से। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बना, यानी जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहे हैं इन तीनों नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने को दिया है वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। क्या दिया है, न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, तो यहां पे इसने बताया कि जो पेंटोस शुगर होती है, ठीक है, पेंटोस शुगर कोई भी हो सकती है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। जब पेंटोस शुगर जो है उसका जो C1 कार्बन होगा, 1 डेस कार्बन होगा ना, ठीक है, उस कार्बन पे क्या होगा, जो नाइट्रोजिनस बेस होगा, ठीक है, वो जब जुड़ेगा तो अपने को क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड्स मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन होगी। तो हमें पता है कि पेंटो शुगर ये अपने को दी हुई है, जानते हो इसके बारे में? ठीक है, ये 1 डेस कार्बन, 2 डेस, 3 डेस, 4 डेस और ये 5 डेस अपने को दिए। तो ये 1 डेस कार्बन है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, नाइट्रोजन लिखो और 6 मेंबर रिंग बना दो ऐसे, ये नाइट्रोजनस है, बेस जुड़ गया। समझ में आई बात? तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। कोई डाउट? तो अगर इस शुगर के बेस पे देखें तो न्यूक्लियोसाइड्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के। शुगर को देख के चलें तो, ठीक है, समझ में आई बात? 2 टाइप्स के। एक तो क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। क्या होगा? और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? कोई डाउट हो जाएगा? ठीक है, तो हमें पता है ये आरएनए में होगा और ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा। कर लोगे? तो ये क्लियर हो गया ना न्यूक्लियोसाइड, कि जब क्या होती है, पेंटोस शुगर के 1 डेस कार्बन एटम पे कोई नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगा तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो एक न्यूक्लियोसाइड से होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कर दें साहब? ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलेगी। तो ये कह रहा है न्यूक्लियोटाइड कब मिलेगा, ये कह रहा है जो न्यूक्लियोसाइड्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, और उस न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए, एक ही बात है, ठीक है, तो अपने को क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, ये कहाँ जुड़ेगा, 5 डेस कार्बन पे। ठीक है, कहाँ पे जुड़ेगा, एट दी 5 डेस कार्बन। किसका होगा, पेंटोज शुगर का। वो आगे हम पढ़ेंगे, 5 डेस एंड 3 डेस। ठीक है, तो ये समझ में आया, पेंटो शुगर किसकी, ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स की। तो देखो अभी हमने न्यूक्लियोसाइड्स बनाया था ना, तो उसमें हमने ये पेंटो शुगर बनाई और यहाँ पे हमने अगर नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दिया तो क्या मिल गया, ये न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। तो ये है 1 डेस कार्बन, ये 2 डेस, 3 डेस, 4 डेस और ये
5 डेज कार्बन, इसमें OH है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो ये अपने को दे रखा है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये इसके पास आया, दे रखा है, इसका OH दोनों आपस में क्या करेंगे, H2O बनाएंगे ना, तो इन दोनों से क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये लिंकेज बन जाएगी। समझ में आ गई कि इसका OH और इसका OH दोनों क्या करेंगे, लिंकेज करेंगे, ठीक है। तो 5 डेज कार्बन पे जुड़ रहे हैं, तो ये अपने को मिल गया क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड हमें पता है ये भी अपने को 2 टाइप के मिलने वाले हैं, ठीक है। एक तो होगा क्या, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और एक होगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई? ये आरएनए में होगा और ये डीएनए के अंदर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जब न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, इसका क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो क्या मिलेगा बता दोगे? शुगर मिलेगी, पेंटो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। समझ में आ गया? हो जाएगा। इसके बाद अब हमें स्टडी करना है कि न्यूक्लियोटाइड का तो हमें पता चल गया, अब न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे ना, ठीक है। तो पहले हम डाइन्यूक्लियोटाइड तो देख लें, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बाद में देखेंगे। कर दें साहब? ठीक है, जी नहीं कर रहा क्योंकि काम देगी ये। समझ में आई बात? तो अभी हम करेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या करेंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड। फिट हो गया ना? तो देखो डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, ठीक है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इसने बताया कि जो आपको 2 न्यूक्लियोटाइड दिए हैं, वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होती है कि 5 डेज और 3 डेज कार्बन एटम पे एक लिंकेज बनेगी जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, आर जॉइन 8, कैसे जुड़ेंगे, 5 डेज एंड 3 डेज कार्बन जो एटम होंगे किसके, शुगर के, ठीक है, किसके थ्रू जुड़ेंगे, थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इंपॉर्टेंट है ये, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड में किस टाइप की बॉन्ड या लिंकेज प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना है क्या, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब देखो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे बनेगी, तो ये अपने को दे रखे हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड दे रखे हैं, ये क्लियर नहीं है। मान लो अगर आप डीएनए का स्टडी कर रहे हो तो ये क्या है, OH, नहीं तो बाकी में औरों पे तो ये कंडीशन है ही, ठीक है। ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट। समझ में आया? तो अब तो ये प्रूव भी हो गया कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, हम यहां पे बना दें, ठीक है। तो ये अपने को सेकंड न्यूक्लियोटाइड दिया, तो ये हमने बनाई शुगर, यहां पे जुड़ा नाइट्रोजिनस है, ठीक है। समझ में आई बात? और हमें पता है ये H, यहाँ पे कुछ ना लिखो, ये HOH, ये आ गया CH2। तो मान लो ये जुड़ा है किससे, फॉस्फेट से जुड़ा है ना, तो ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये आ गया OH, इसका OH और ये ऑक्सीजन, दोनों न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। ये इसका 1 डेज कार्बन, ये 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज और ये। तो आप देखोगे कि ये 5 डेज कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये क्या करेगा, इसका OH किससे जुड़ेगा, जो 3 डेज कार्बन है, किसका, सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड का है,
उसके साथ क्या बनाएगा, लिंकेज बनाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। ये जो लिंकेज अपने को मिलेगी इसको ही हम क्या बोलेंगे, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज बोलेंगे। क्लियर हुआ, कर लोगे? ठीक है, तो इसको आपने एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है तो ये आपने अच्छी तरह शो करना है। समझ में आई बात? कहीं आप इसको छोड़ दो सीधा ही, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को ही, खाली ना निकल जाए कोई ना। तो इस तरह आप जर्नल स्ट्रक्चर बना के छोड़ देना। ठीक है, बन गया ना? कितना टाइम लगा? ठीक है, तो ये है डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह ये कह रहा है कि जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल आपस में फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलेगा। कर लोगे अब? अब देखो जो डीएनए होता है वो क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, तो अब देखो डीएनए के अंदर अगर आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सिंपली आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, तो पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सिंपल स्ट्रक्चर देखो, हमें पता है कि जो शुगर है ना वो मेन है, शुगर के साथ ही क्या जुड़ा है, बेस। बेस के साथ कोई नहीं जुड़ता, ये तो आपने देखा है। तो शुगर के साथ क्या जुड़ रहा है, हमें पता है कौन क्या जुड़ रहा है, बेस भी जुड़ रहा है और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है ना। तो फॉस्फेट आगे फिर किसके साथ जुड़ रहा है, शुगर के साथ, और शुगर फिर किसके साथ जुड़ रही है, ठीक है, समझ में आई बात? फॉस्फेट आगे, शुगर इधर, समझ में आई बात? ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, रिपीटिशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। यानी ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिल रहा है इस तरह मिलेगा। जब ये n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन, और हमें जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? तो डीएनए क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए के अंदर हमने अच्छी तरह देख लिया कि ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेस भी आपने देख ली। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और यूरासिल, क्या होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, समझे? अगर डीएनए का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो डीएनए के अंदर इसने बताया है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसके अंदर ये चारों जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन के थ्रू लिंक्ड होंगे। समझ में आई बात? तो वो जो अपने को स्ट्रक्चर मिलता है वो डीएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? और ये अपने को क्या दिया हुआ है, डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। समझ में आया? ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, न्यूक्लियोटाइड चेन in which the 4 nitrogenous base are arranged in a sequence around the sugar phosphate backbone give a primary structure। समझ में आ गया? कर लोगे? ये डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करें हम लिख के। तो इसके बाद इसने बताया कि ये जो 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ठीक है, अगर आप इन 4 नाइट्रोजिनस बेस को देखो ना तो इसके लिए एक चारगप था ना, एक साइंटिस्ट, उसने एक रूल दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसने क्या बताया था कि कोई भी जो आपको न्यूक्लियोटाइड चेन दी है डीएनए के अंदर उसमें जितने एडेनिन होंगे ना उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने ही गुआनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। समझ में आया? और इसने ये भी बताया कि जो प्यूरिन्स है, ठीक है, और जो पिरिमिडिन है, दोनों का जो रेशियो, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ के साथ इंपॉर्टेंट है। इनका जो रेशियो है ना वो हमेशा 1:1 रहता है। कैसे? इसने बताया कि जो ये नाइट्रोजिनस बेस ये देख रहे हो, एडेनिन हमेशा क्या है, थायमिन के साथ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो ये साइटोसिन है ये हमेशा गुआनिन के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आपने देखी थी उसके अंदर ये चारों नाइट्रोजन बेस जो होते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन के चारों ओर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही लिंक होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्ट्रक्चर इसको मिल पाता है, समझ में आ गई बात। और जो डीएनए जो होता है ना उसका जो ये स्ट्रैंड या ये न्यूक्लियोटाइड जो चेन अपने को मिलती है ये क्या होती है, खुद के चारों ओर रेप हो जाती है, मतलब लिपट जाती है। तो डीएनए को क्या मिलता है, एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है। समझ में आई बात कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो खुद के चारों ओर क्या हो जाएगी, इस तरह जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स होगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, कोइलिंग कर लेगी, रेप हो जाएगी, यानी लिपट जाएगी। तो ये अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछे डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो किस तरह ड्रॉ करोगे, उसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि एडेनिन को जोड़ना है हमेशा किससे, थायमिन से, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं ना, जो हमने डबल स्ट्रैंड की बात की है, ये दोनों स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर एडेनिन प्रेजेंट है ना तो वहां थायमिन ऑटोमेटिकली होगा, अगर थायमिन प्रेजेंट है तो वहां ऑटोमेटिक एडेनिन होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगर साइटोसिन है तो गुआनिन होगा, अगर गुआनिन है तो साइटोसिन। तो इस तरह आपने एग्जाम में डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कर लोगे। Yes, sir. तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का, क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट, No, sir. ठीक है। तो जो डीएनए होता है ना, अगर इसके अंदर और हम देखें तो डीएनए के टाइप भी होते हैं, पता है क्या, डीएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। वो आपके डिटेल में नहीं है, ठीक है। ए डीएनए, बी डीएनए, CDNA. ना, RDNA. नो, जेड डीएनए, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, B. बी डीएनए होता है। ए और बी दोनों राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स, जबकि जो जेड डीएनए होता है ना ये लेफ्ट हैंडेड है। समझ में आ गया, Yes, sir. ये एक्स्ट्रा के लिए है, कर लोगे। Yes, sir. इसके बाद जो यहाँ पे अपने को दिया है वो लास्ट है क्या, जो डीएनए की एक प्रॉपर्टी दी है। डीएनए जो होता है ना उसमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है। क्या होती है, ये अपनी, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, मतलब ये अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। कब, सेल डिवीजन के टाइम, जब सेल का डिवीजन होगा उस टाइम ये बनाएगा, और जो सेल होगी न्यू डॉटर सेल उसके अंदर दूसरी कॉपी ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, इसमें 2 वर्ड है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जब डीएनए से क्या बनेगा, ध्यान रखना है, क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में पूछे जाने वाले। ट्रांसलेशन क्या होता है, तो जो एमआरएनए किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कोई कोडिंग करता है उसके लिए, ठीक है। यानी प्रोटीन किस टाइप की बननी है उसको कौन डिसाइड करेगा, एमआरएनए, ठीक है। मैसेज तो देगा वैसे डीएनए, ठीक है, क्योंकि डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। समझ में आ गया। तो अब बात आती है किसकी, आरएनए की। आरएनए को अगर आप पूछे तो हमें पता है ये क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, कई बार क्या होगा भाई, ये सेल्फ कॉइलिंग करके डबल हेलिक्स बन जाता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड कब होगा, डबल स्ट्रैंड कब मिलेगा, सेल्फ फोल्डिंग या कॉइलिंग कुछ भी बोलो, ठीक है, जब वो खुद के चारों ओर फोल्ड हो जाता है
तो उसको क्या मिलेगा, डबल स्ट्रैंड मिलेगा। समझ में आ गया। आरएनए के अंदर नाइट्रोजिनस बेस कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो हमें पता है एडेनिन किससे जुड़ा होता है, यूरासिल से, और गुआनिन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। एमआरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। समझ में आया। ठीक है। इसके बाद हमें डिफरेंस पढ़ना है, 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है। डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ मत देना। तो हमें पता है इसमें नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, थाइनिन, गुआनिन और साइटोसिन, और इसमें एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। फर्स्ट हो गया। सेकंड डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंड। ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड है। समझ में आया। और थर्ड, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर, और इसमें क्या होगी, ठीक है। और कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया ये। ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन, ये क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसलेशन। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कर लोगे। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, क्रिमिनल, फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए, जो कोई चाइल्ड है उसके पैटर्निटी का पता लगाने के लिए, माँ बाप कौन है, डेड बॉडी है उसका पता लगाने के लिए, या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। ठीक है। यानी कोई जो स्पीसीज है उसकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में मिलेगी, डीएनए में, यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती। ठीक है। देखो अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एक तरह से स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, जो किससे मिलके बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होंगे, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बट यहाँ पे एक याद रखनी है कि जो हार्मोन्स जो होते हैं वो तो प्रोटीन से बने होते हैं, बट सभी प्रोटीन्स हार्मोन नहीं होती। ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि सभी प्रोटीन क्या है, हार्मोन्स नहीं होगी, जबकि हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। तो हार्मोन जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, मतलब लो अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। क्या होंगे, लो अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर कुछ टाइप की जो ग्लैंड्स होती है, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी जिनमें कोई सप्लाई के लिए ट्यूब्स वगैरह नहीं होती, तो उनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, या हम कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको क्या करेंगे, कैटलाइज करवाएंगे। ठीक है। और एक फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। क्या करवाते हैं ये, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसके लिए क्या होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्शन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो हार्मोन की ये खासियत होती है कि हार्मोन बॉडी के अंदर प्रिपेयर या उसकी प्रोडक्शन तो कहीं होगी, बट उसका एक्शन क्या है, कहीं और देखने को मिलता है। यानी अपने ओरिजिन से अलग साइट पे जाके क्या है, अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होते हैं हार्मोन। अगर हम देखें तो हार्मोन्स जो हैं बॉडी के अंदर, वैसे अगर आप देखो ना, जो ग्लैंड्स होती है 2 टाइप्स की है, 2 टाइप्स की जो अपने को ग्लैंड्स दी हुई है। ठीक है। 2 टाइप्स ग्लैंड्स के दिए हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो नंबर 1 तो है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो दूसरी होती है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
तो ये दो टाइप्स की ग्लैंड है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है ना, वो ग्लैंड्स होंगी डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, जिसमें क्या है, जो सीक्रेशन है वो क्या है, उस सीक्रेशन को टारगेट तक पहुंचाने के लिए कोई भी जो ट्यूब या कैपिलरी नहीं होती, ठीक है। यानी ये जो ग्लैंड्स होगी, ये जो अपना सीक्रेशन है, सीक्रेशन कहाँ पे छोड़ेगी, रिलीज इन ब्लड, वो अपना सीक्रेशन किस में छोड़ देगी, ब्लड के अंदर छोड़ देती है। और ब्लड के थ्रू ही जो हार्मोन्स है वो कहाँ तक पहुँचेगा, टारगेट तक पहुँचेगा, और टारगेट पे पहुँच के क्या करेगा, अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपने को कई ग्लैंड्स के दे रखे हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वहाँ से जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जैसे थायरोक्सिन है, ये सारे किस में आएंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, इनमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डक्ट कैरिंग ग्लैंड्स होती हैं जो अपना जो सीक्रेशन है वो क्या है, ट्यूब्स के थ्रू जो टारगेट तक क्या करेगी, पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की ग्लैंड्स होगी। उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के टाइप दे रखे हैं। तो हार्मोन क्या है, टू टाइप्स के दे रखे हैं अपने को। एक तो होते हैं स्टीरॉयड, स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है, और एक होते हैं नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन, नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। जो स्टीरॉयड हार्मोन है इनको आगे फिर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है। और जो सेकंड वन है वो अपने को दिए क्या, सेक्स हार्मोन। कौन से हार्मोन दिए, सेक्स हार्मोन। अगर आप सेक्स हार्मोन को देखो तो ये भी आगे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड हैं। कौन से, एक तो है फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, और एक वाले हैं वो है मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। फिर नॉन स्टीरॉयडल के अंदर जो अपने को दे रखे हैं, एक तो दिए हैं पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, एक होते हैं एमाइंस डेरिवेटिव, एमिनो हार्मोन या एमाइंस डेरिवेटिव, ठीक है, और एक होते हैं मिसलेनियस हार्मोन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। जो स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं, जिसमें स्टीरॉयड रिंग प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टीरॉयडल हार्मोन, यानी जो स्टीरॉयड से बने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक अपने को दे रखा है कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, या इनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन देखते हो तो इसके अंदर एक तो दे रखा है अपने को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टडी कर रहे हैं तो पहले इसको देखते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है ये क्या करेगा, ये जो है जो बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल का जो बैलेंस होगा, साल्ट का जो बैलेंस होगा, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। दूसरे जो दिए हैं वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, ये जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो दिए हैं उनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद दिए हैं नेक्स्ट जो अपने को हार्मोन दिए हैं वो दिए हैं सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन दिए, सेक्स हार्मोन। अगर आप सेक्स हार्मोन को देखो तो हमें पता है कि सेक्स हार्मोन में सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर हमें दो तरह के दे रखे हैं, एक तो दिया एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा दिया प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
एस्ट्रोजन को अगर आप देखो, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राट्रायोल वगैरह इस तरह से कई नाम दिए हैं, जो कहाँ से रिलीज़ किया जाता है, ओवरी से रिलीज़ किया जाता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेस्टेरोन को देखो तो इसका दूसरा नाम क्या है, गेस्ट्रोजन, गेस्ट्रोजन, गेस्टेटोजन। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रेगनेंसी के लिए, या इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है, फर्टिलाइज एग होता है, उसकी जो इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है, फर्टिलाइज की इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस के अंदर, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन। तो ये है फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर हम मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो मेल सेक्स हार्मोन के अंदर अपने को दिए हैं कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और एंड्रोजन भी बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है, मेल के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन और ये फीमेल सेक्स हार्मोन, ये सभी सेक्स हार्मोन जो है ये मेल और फीमेल दोनों के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनके लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टीरॉयड वाले। उसके बाद जो दूसरे दिए हैं वो है नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन में पेप्टाइड में अपने को दिए जैसे इंसुलिन है, ठीक है, और ग्लूकागोन है। एमाइंस के अंदर एड्रिनलिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये अपने को हार्मोन दे रखे हैं। तो इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा है कि इंसुलिन जो होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो 51 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ये बॉडी के अंदर क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसको कम करता है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसको ये डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान करना है, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है वो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा, इंसुलिन के अपोजिट वर्क करेगा। ये ब्लड के अंदर शुगर का जब लेवल डाउन हो जाता है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज की जो अमाउंट है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब ये दोनों हार्मोन क्या है, बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का क्या वर्क होता है, ये क्या है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा ये लैक्टेशन करवाता है, लैक्टेशन किसमें, इन मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद एक अपने को दिया एड्रिनलिन, एमाइन हार्मोन के अंदर एड्रिनलिन। ठीक है, ये भी क्या है, एमाइन हार्मोन। एड्रिनलिन की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे होगा, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर होता है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, फाइट और फ्लाई, फाइट और फ्लाई, लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, ये इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या है, ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये था अपना हार्मोन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको एक टेबल दे देंगे, उसमें जितने भी हार्मोन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वहाँ तक आप उसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।